जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CUT ब्लूम, और यहां पर आपकी तैयारी होती है पूरी सक्सेसफुल। तो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है एक नए चैप्टर में जिसका नाम है दोस्तों किसान, जमींदार और राज्य। ये जो मैंने हिस्ट्री डोमेन की सीरीज शुरू करी है बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है दोस्तों। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बता रहे हो कि भाई ये जो सवाल है बहुत रियली आप लोग को बहुत हेल्प कर रहे हैं, और एनसीईआरटी का जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोग को वो लिटरली आपको बहुत हेल्प कर रहा है। तो ये जान करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो दोस्तों, एक और आप लोगों के लिए सरप्राइज ये कि एक बार ये मैं पूरा सिलेबस करा लूँ, पूरा एनसीईआरटी आप लोग को लाइन में लाइन पढ़ा दूँ, उसके बाद जो है हम लोग CUT के जो प्रीवियस ईयर के टेस्ट है ना वो सॉल्व करेंगे। चाहे 2022 का CUT का हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे 23 का, चाहे 24 का, फिर हम खूब सारे मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो सके दोस्तों। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मैं जो है एग्जाम देने वाला हूं आप लोगों के साथ बैठ करके। तो खूब मेहनत तरीके से प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों। अच्छा कंटेंट मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, बस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो है चीजों को रिवाइज करना है, तभी आप लोग का CUT 2025 जो है हिस्ट्री डोमेन के अंदर अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। और एक और चीज आप लोग को बता देता हूं, ये चैप्टर बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से CUT के अंदर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मैंने जब 2022, 2023 और यहां तक कि 2024 के पेपर का एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि इस चैप्टर से पांच पांच सवाल पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना दोस्तों। ये मुगल साम्राज्य के बारे में चैप्टर है, तो ये चैप्टर अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिसका नाम है CUT ब्लूम, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे जरूरी चीज वीडियो को एंड तक देखिए। और वीडियो खत्म हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं आप लोग को काम खत्म हो गया। आप लोग को जो है फैक्ट्स जो मैंने अंडरलाइन किए उसको नोटबुक में लिखना, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, और इस वीडियो के बाद में जो है हम लोग बात करेंगे MCQs के बारे में। MCQs का मॉक टेस्ट होगा आप लोगों का इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वही हमारा तरीका है कि पहले मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ता हूं और देखता हूं कि कहां कहां से जो है सवाल आप लोगों के पूछे जाने की पूरी संभावना है, उसको अंडरलाइन कर लेता हूं। और अगर मेरे इन फैक्ट्सों में से कहीं से भी सवाल पूछा गया होता तो मैं जो है आप लोग के लिए वो सवाल भी ऐड कर देता हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिहाज से, वो फैक्ट है कि भाई बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं आपको हमेशा पहली वीडियो से बताते आ रहा हूं कि अगर किसी चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट बुक है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके राइटर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक बुक है जिस बुक का नाम है आईने अकबरी। चूंकि हम लोग बात ही कर रहे हैं मुगल साम्राज्य और यहाँ पर हम अकबर के बारे में काफी सारी बात करेंगे कि भाई अकबर ने कौन सी राजस्व नीति लेके आए थे, है ना, तो तमाम चीजें। तो एक बुक बहुत फेमस है जिसका नाम है आईने अकबरी। तो इस बुक के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये बुक लिखी थी अबुल फजल ने, याद रखिएगा किसने लिखी थी, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, तो ये पूरा बुक जो है ना ये एक तरह से सोर्स बनता है मुगल साम्राज्य के बारे में। तो हर जगह आप लोग को आईने अकबरी की जगह आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर आइन। तो आइन का मतलब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर आईने अकबरी का जिक्र हो रहा है। और याद रखिए, एक सवाल यहाँ से आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई आईने अकबरी बुक किसने लिखी थी, तो अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द आप लोग के सामने आता है वो आता है रैयत। क्या आता है दोस्तों, रैयत। रैयत शब्द का मतलब क्या होता है, रैयत शब्द का मतलब होता है किसान। क्या बोलते हैं दोस्तों, रैयत शब्द का मतलब किसान होता है दोस्तों। रैयत जो होता है ना एक फारसी शब्द है। क्या है दोस्तों, फारसी। मैंने आप लोग को कई बार बताया कि फारस को पहले के समय में, मतलब आज का जो ईरान है ना, ईरान को उस समय में मध्यकालीन भारत में फारस बोला जाता था। क्या बोलता, फारस। और वहां पर फारसी भाषा चलती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है, जिसको हम लोग आसामी भी बोलते हैं, किसान या आसामी भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा। और इसके लिए हम लोग एक और शब्द यूज करते हैं, मुजरियान। तो ये शब्द भी आप लोगों से कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई मुजरियान, रैयत शब्द मुगल काल में किसके लिए यूज होता था, किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था, तो किसानों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को खेतिहर के बारे में पढ़ना है। वहां से आप लोगों से सवाल पूछे गए हैं कृषि व्यवस्था के बारे में, फिर राजस्व के बारे में। तो यहां पर जो है दो किसान बड़े फेमस थे। एक किसान का नाम था खुद काश्त
और एक किसान का नाम था पाही कास्त। तो इससे संबंधित भी आप लोगों से सवाल पूछ सकता है कि भाई खुद कास्ट का मतलब क्या है। तो इस तरह के सवाल जो है ना सीयूटी बहुत इंटरेस्ट लेकर के पूछती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इन तरह के सवालों का जवाब वही बच्चा दे पाएगा जिसने अच्छी तरह से एनसीईआरटी पढ़ी होगी, क्योंकि वो लोग सवाल ही एनसीईआरटी से बनाते हो। एनसीईआरटी सबसे फंडामेंटल बुक है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई खुद कास्ट वो किसान होते थे जिनके पास जो गांव में रहते थे और उनकी अपनी जमीन होती थी, उसको क्या बोलते थे, खुद कास्ट। और एक दूसरे किसान होते थे जिनको बोलते थे पाही कास्ट। ये लोग कौन होते थे दोस्तों, ये दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे और इन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती थी। तो ये जो है ना खुद कास्ट पाही कास्ट, ये भी आप लोग के एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है कि यहां से भी आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर जी आपकी वीडियो इतनी लंबी क्यों नहीं होती। क्योंकि मेरी लंबी इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं जो है ना टू द पॉइंट बात करता हूँ। मैं आप लोग का बेवजह में 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरा काम ये है कि क्योंकि आप लोग का काम टाइम बहुत कीमती है, आप लोग को वैसे भी बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि भाई हिस्ट्री को जो है ना मैं कम समय में और बहुत रेलेवेंट और बहुत क्वालिटेटिव चीज़ आप लोग को पढ़ाऊँ, ठीक है, ताकि आप लोग को ओवरबर्डन ना हो हिस्ट्री को लेकर के। तो एक अगली बुक का नाम आता है बाबरनामा। ये बुक तो बहुत फेमस है। ये बुक किसने लिखी, तो ये बाबर ने लिखी थी। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि भैया बाबर कौन है। तो बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं। कौन है दोस्तों, मुगल साम्राज्य के संस्थापक। मुगल साम्राज्य भारत के अंदर किसने स्थापित किया था, तो बाबर ने स्थापित किया था। जो पहला पानीपत का युद्ध था ना 1526 में, तो उसको जीत करके जो है इन्होंने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। तो बाबर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। तो याद रखिएगा। तो आप लोगों से इस चैप्टर में बुक्स भी पूछी जा सकती हैं, बुक और उनके लेखक। तो हम लोगों ने बात कर ली आईने अकबरी के बारे में कि भाई आईने अकबरी की किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। और एक तरफ हो गया बाबरनामा। तो बाबरनामा किसने लिखा था दोस्तों, तो बाबर ने लिखा था। तो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और मैं आप लोग को पिछले कई सारी वीडियोस में बुक वाले सवाल आप लोग को बताते आ रहा हूं। तो आप लोग मेरी इस बात को बिल्कुल भी जो है हल्के में मत लीजिए, बुक्स आप लोगों से पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं। एक शब्द आया है इस चैप्टर के अंदर, रहट। रहट का आप लोगों से ये सवाल, मैं आप लोग को बता दूं कि ये सवाल जो है ना यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ना, तो उसमें ये डिट्टो यही शब्द पूछा गया था, रहट। रहट से आप क्या समझते हैं, तो रहट एक प्रकार का जो है सिंचाई करने का तंत्र होता है दोस्तों, इसको रहट बोला जाता है ना। जो खेतों के अंदर पानी जिसे पहुंचाया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रहट बोलते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों से भी ये सवाल जो है एग्जाम के अंदर बन जाए कि भाई रहट किसे बोला जाता है। तो रहट का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है दोस्तों, एक तरह की जो है सिंचाई की प्रणाली होती है, कुएं से पानी निकाल करके जो है रहट की सहायता से खेतों में पहुंचाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब देखिए यहां से जो है असली खेल शुरू हो रहा है कि कहां से आप लोगों से सवाल बने थे 2022 में, 2023 में, 2024 के अंदर इस चैप्टर से। तो पहले तो आप लोग ये देखिए क्या बताया जा रहा है भाई, फसलों के बारे में बताया जा रहा है। भाई मुगल काल में फसलें किस तरह से उगाई जाती थी, फसलों का चक्र क्या रहता था। तो देखिए क्या बोल रहा है कि यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। ये आज भी भारत के अंदर होता है भाई। खरीफ फसल होती है, उसके बाद में रबी फसल होती है। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती है वहां पर जायद फसल भी उगाई जाती है। लेकिन मुगल काल में जो है ना कम से कम 2 फसलें उगाई जाती थी, साल में जो है कम से कम 2 फसलें उगाई जाती थी। तो यहां से देखिए इन्होंने सवाल क्या पूछा था, सीयूटी वालों ने ये सवाल देखिए इन्होंने यहीं से पूछा था। आप लोग ध्यान से देखिए सवाल क्या है भाई, मुगल शासन के दौरान भारत में अधिकांश किसानों ने कम से कम डैश फसलें उगाई। यानी मुगल काल के अंदर किसान जो थे कितनी फसलें उगाते थे, कम से कम कितनी फसलें उगाते थे। तो आप लोग ध्यान से देखिए ये पूरा सवाल यहीं से उठाया गया है। तो कम से कम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम से कम 2 फसलें उगाते थे। ये सीयूटी के अंदर पूछा गया सवाल है, ये मेरे द्वारा बनाया गया सवाल नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिसने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा ना उसका जो है 80% काम तो कंप्लीट हो चुका है। मैं अगर ये बोलूं 100% तो ये अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप लोग को बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये सवाल यहीं से उठाया गया है। जिस बच्चे ने अच्छी तरह से बुक पढ़ी होगी उसने आसानी से आंसर दे दिया होगा। 2 फसलें, 7 फसलें उगा नहीं सकते, 4 फसलें उगा नहीं सकते, 3 फसलें उगा नहीं सकते, क्योंकि भैया सिंचाई की व्यवस्था इतनी अच्छी होती नहीं थी उस समय। सिंचाई के नाम पर केवल बारिश ही लोगों को याद आती थी, और बारिश अगर अच्छी पड़ गई तो 2 फसलें उग जाती थी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 फसलें। तो आप लोग देख सकते हैं कि सवाल जो इन्होंने एनसीईआरटी से ही पूछा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
तो आप लोग जो है मुझ पर विश्वास कीजिए, जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल रेलेवेंट टू द पॉइंट और सबूत के साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा मकसद बस ये कि आप लोग जो है अच्छा हिस्ट्री में डोमेन में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सके, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं कहीं ना कहीं काम आ जाए, आप लोग के फायदे में आ जाए। तो बस मेरा यही एक मकसद है पढ़ाने का। उसके बाद में आगे देखिए, फिर ये आप लोगों से बता सकता है कि पूछ सकता है कि भाई उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है। आइन का मतलब क्या है यहाँ पर, आइन अकबरी, कि भाई दोनों मौसम मिलाकर के मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें, ये फसल है उसकी किस्में कई अलग अलग हो सकती हैं। उसके बाद में जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी और बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए, फसलों और उनकी किस्मों में अंतर हो सकता है। मान लीजिए कि किसी ने चावल बोया है, एक साथ चावल का सीजन है, सबने चावल बोया, लेकिन चावल के अंदर भी कई सारी चावल की वेराइटीज होती हैं, है ना। तो ये उसकी बात कर रहा है, ये टोटल उसकी बात नहीं कर रहा है कि कितने फसलें उगाई जाती थी, किस्मों की बात की जा रही है। तो फसलें केवल 2 ही उगाई जाती थी साल में, किस्में उसकी अलग अलग होती थी। आई बात समझ में? हाँ। एक और शब्द आप लोगों से पूछ सकता है एग्जामिनर, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा वो आसानी से इस सब सवाल का जो है जवाब दे सकता है। जिनसे कामिल आप लोगों से पूछ देगा कि भाई जिनसे कामिल शब्द से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित में से जिनसे कामिल का मतलब क्या है। तो जिनसे कामिल कई सारे बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल नया शब्द होगा जिसने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा होगा। तो जिनसे कामिल का मतलब होता है सर्वोत्तम फसलें, अच्छी फसलें, ठीक है ना, कमर्शियल फसलें, जैसे कि आपका कपास हो गया, चाय हो गया दोस्तों, जिसको बेच करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं, जिसको उगाया ही बेचने के लिए जाता है ना। तो उन फसलों को क्या बोलते हैं, जिनसे कामिल। तो आप लोगों से ये सवाल एग्जाम के अंदर बन सकता है कि भैया जिनसे कामिल का क्या अर्थ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाई सर्वोत्तम फसलें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जैसे जिनसे कामिल के अंदर आपका तिलहन, सरसों आ जाएगा, दलहन आ जाएगा दोस्तों, है ना, जिसको जो है बेचने के लिए गन्ने आ जाएगा, इसके अंदर कपास आ जाएगा, जिससे टैक्स ज्यादा मिलता है। तो ये हो गया जिनसे कामिल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड। हाँ, तो याद रखिएगा शब्द भी कई, मैं आप लोग को बार बार जोर दे रहा हूँ ना शब्द के ऊपर, तो मैं आप लोग को भी आगे एविडेंस देने वाला हूँ कि भाई शब्दों पे जो है ना बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर एक शब्द आप लोगों से पूछा गया है कि भैया पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। तो आप लोगों से एग्जाम के अंदर क्या पूछ देगा कि भैया मुकद्दम, आप लोगों से पूछ देगा कि भैया मुकद्दम शब्द से आप क्या समझते हैं। तो मुकद्दम का मतलब क्या होता है, मुकद्दम का मतलब होता है एक तरह से पंचायत का मुखिया। क्या होता है दोस्तों, मुखिया। मुखिया को क्या बोलते हैं, मुकद्दम बोलते हैं। और बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया मुकद्दम ये शब्द तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो भैया आपने नहीं पढ़ा था, बाकी जो लेबोरियस मेहनती बच्चे उन्होंने एनसीईआरटी को प्रेफर किया था, उन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ा था, और उन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ा तो उनको ये शब्द मिला था और उन्होंने आंसर दे दिया। तो मुकद्दम का मतलब क्या होता है भैया, मुखिया होता है, जिसको मंडल भी बोला जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आप लोगों से और क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है एग्जाम के अंदर। आगे देखिए ध्यान से, आगे देखिए, यहां पर देखिए एक शब्द और आया है, यहाँ पे एक और शब्द आया है। यहां पर शब्द है सराफ। सराफ कौन होते हैं दोस्तों, सराफ वो लोग होते हैं जो मुद्रा की हेर फेर या बदलते हैं मुद्रा को, मुद्रा विनिमय करते हैं दोस्तों, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं, सराफ बोलते हैं। ये देखिए ये सराफ है, ये सराफ है। जैसे हमारे यहाँ पर एक तरह से ज्वेलरी वाले होते हैं ना, इसी तरह से उस समय सराफ होते थे जो पैसे करेंसी को जो है कन्वर्ट करते थे, मुद्रा का हेर फेर करते थे। तो सेम टू सेम सराफ से भी एक सवाल पूछा इन्होंने। क्या पूछा था दोस्तों कि भाई निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में मुद्रा विनिमय करने की भूमिका निभाई थी, यानी मुद्रा को विनिमय, ठीक है ना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की भूमिका किसने निभाई थी। तो ऑप्शन आप लोग के दे रखा है, श्रॉफ, पटवारी, अमीन, मुकद्दम। तो मुकद्दम तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया ये तो पंचायत का मुखिया होता है। पटवारी हम लोग जानते हैं कि जो जमीन के कागज वगैरह का हेर फेर करता है उसे पटवारी बोलते हैं। अमीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, अमीन शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। और शराफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुद्रा के हेर फेर या मुद्रा विनिमय कौन करता है, शराफ करता है। तो ये यहां से देखिए सवाल पूछा आप लोगों का। टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है, बस आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ना है। और इस समय एनसीईआरटी आप लोग को कोई भी पढ़ने के लिए नहीं बता रहा है, क्योंकि सब लोग जो है टॉप 200 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन लगाने की उसमें फिराक में है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है एनसीईआरटी, जहां से सवाल पूछे जाएंगे, जो सबसे जरूरी है आप लोग के लिए, वो कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि भैया एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो सराफ का मतलब क्या होता है, जो भाई मुद्रा विनिमय करता है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है आप लोग को जो है एविडेंस के साथ पढ़ाना। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों,
मैं आप लोग को जो है बिल्कुल सबूत के साथ पढ़ा रहा हूँ कि कहाँ से सवाल पूछे गए थे और कहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग खुद ही आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग को क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जमींदार। जमींदार जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, जमींदार के पहले जमींदार की विशेषता पढ़ लेते हैं। जमींदार कौन होते थे? जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। अब समझने की कोशिश की। जमींदार जो थे ना, एक तरह से बिचौलिए थे। क्या थे दोस्तों? बिचौलिए। मुगल साम्राज्य के राजा खुद तो जाकर के गांव गांव टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे, क्योंकि टैक्स मिलेगा तभी तो उनका राज जो उनका राजकोष है भरेगा, है ना। तो कर वसूलने की जो उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी थी, किसको दे रखी थी? जमींदारों को। ठीक है, जमींदार जो होते थे वो गांव, कई सारे गांवों का उनको मुखिया बना दिया जाता था या कई सारे गांव उनके अंडर दे दिए जाते थे और उन गांवों से टैक्स वसूलते थे। अब जमींदार भी खुद जाकर के टैक्स नहीं वसूलते थे, उनके बदले काम करते थे अमीन। कौन काम करते थे दोस्तों? अमीन। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मुगल बादशाह हो गए। मुगल बादशाह ने काम किसको दिया? जमींदार को। जमींदार ने काम किसको दिया? अमीन को, टैक्स कलेक्टर को। ठीक है, तो जमींदार कौन होते थे? जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी और वो उन जमीनों को बेच सकते थे, किसी के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। ठीक है, याद रखिएगा। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे। ठीक है, तो आप लोगों से जमींदारों के ऊपर स्टेटमेंट भी आ सकती है, बोलेगा कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है जमींदारों के बारे में। इसलिए मैं आप लोगों को जो है इस टॉपिक पे थोड़ा सा जोर दे रहा हूं। तो आप लोगों से स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट, ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी होते थे, अपनी सैनिक टुकड़ियां भी होती थी, घुड़सवार भी होते थे, तोपखाने भी होते थे, पैदल सिपाही भी होते थे। आई बात समझ में? तो ये जमींदारों की क्या है दोस्तों? विशेषताएं हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे देखिए, तो जमींदारों के बारे में आप, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पता चल चुका होगा। अब देखिए, भू राजस्व प्रणाली के बारे में बात करेंगे। यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिहाज से जरूरी है। दीवान भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। दीवान का काम क्या होता है? जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी थी। दीवान कौन होता था भैया? उसके पास एक दफ्तर होता था और उसका काम होता था भैया पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में होती थी, है ना। जिस तरह से आज वर्तमान समय में इंडियन रेवेन्यू सर्विस है हमारे पास, IRS, उसका काम क्या होता है कि भैया टैक्स की कलेक्शन ठीक ठाक से हो, कोई घूसखोरी वगैरह ना, कोई भ्रष्टाचार ना करे। ठीक है ना। तो इसी तरह से उस समय दीवान का काम क्या होता था कि भाई पूरी वित्त व्यवस्था को बनाए रखना। तो आप लोग याद रखिएगा, दीवान आप लोगों से पूछ देगा कि भाई दीवान कौन होते थे। आगे एक शब्द है जमा निर्धारित रकम और हासिल सचमुच वसूली गई रकम होती थी। ठीक है, तो यहां पर एक और शब्द आ गया आप लोगों के लिए, अमील गुजार। अमील गुजार कौन होता था दोस्तों? तो राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची। ठीक है, तो राजस्व वसूल कौन करता था? अमील गुजार करता था। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अमील गुजार भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमील गुजार क्या करता था? राजस्व की वसूली करता था। ठीक है ना, राजस्व की वसूली करता था अमील गुजार। ठीक है, तो ये दो शब्द हो गए, एक दीवान के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने और एक अमील गुजार के बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, आप लोगों से सवाल पूछा गया, यहाँ पर यहीं से सवाल पूछा गया है। पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूं। देखिए सवाल क्या है, पहले फैक्ट पढ़ा देता हूं आप लोग को। अमीन एक मुलाजिम था, यानी कि एक नौकर था, जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि भाई जो भी राजकीय नियम वगैरह है ना, वो ठीक से पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। यानी कि एक तरीके से जो है जमींदार के अंडर आते थे अमीन, क्योंकि जमींदारों के अंडर 500 गांव, 50 गांव, 60 गांव होते थे। सब जगह पे कंट्रोल जमींदार नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए वो लोग अमीन अपने अंडर रखते थे जो उनके बदले में काम कर सके। तो देखिए सवाल किस तरह से पूछा आप लोगों से। जमींदार का वह अधिकारी कौन होता था जिसे जमींदारी से कर वसूलने का काम सौंपा जाता था, है ना। जमींदार का कौन सा ऐसा अधिकारी होता था जिसे जमींदारी से कर वसूलने का काम सौंपा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मंडल हम लोगों ने पढ़ा है, मंडल या मुकद्दम ये कौन होते थे? ये मुखिया होते थे दोस्तों। पटवारी नहीं होता था, अमला कुछ और होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का अमीन। ठीक है ना, अमीन वो अधिकारी होता था जो नियम कानूनों का राजकीय में पालन हो उसका डिपेंड करता था, अच्छी तरह से इंश्योर करता था और वसूली करता था दोस्तों। तो इस तरीके से सवाल आप लोगों से जो एग्जामिनर पूछ रहा है, तो आप लोग को एनसीईआरटी पढ़नी है। अब देखिए, ये तो होगी पुरानी बातें। नई बातें जो आप लोग के एग्जाम 2025 में इंपॉर्टेंट है,
ये फैक्ट्स जो मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ, तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के एग्जाम के लिए। से पोलज, पोलज पूछ देगा भी पोलज क्या है, पोलज पूछ देगा कि भी पोलज से आप क्या समझते हैं। तो पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, यानी पोलज ऐसी जमीन होती थी जिसमें हर साल खेती की जाती थी। ठीक है, जमीन के बारे में पूछ देगा तो पोलज ऐसी जमीन होती थी जिसमें हर साल खेती की जाती थी। फिर एक जमीन होती थी परोती, परोती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वो अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके। ठीक है, तो परोती कैसी जमीन होती थी जिसमें मान लो कि एक साल जब अच्छी तरह से खेती कर ली, अगले साल उसको छोड़ दिया ऐसे ही, ताकि उसके अंदर जो भी उसकी फर्टिलिटी है वापिस आ जाए। एक और तरह की भूमि होती थी, इसको बोलते थे चचर। ठीक है, वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रखी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को पता होना है। और एक होती है बंजर, वह जमीन जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों तक खेती ही नहीं की गई है। तो ये 4 प्रकार की जमीनें जो थी उस समय मुगल साम्राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली पोलज, परोती, चेचर और बंजर। इन जमीनों से रिलेटेड भी आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको, इन फैक्ट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को जो है चीजें समझ में आ रही होंगी। एक और शब्द यहां पर आ गया, मुगल साम्राज्य, मनसबदार। मनसबदार कौन होते थे दोस्तों? तो सैनिक नौकरशाह होते थे। क्या क्या होते थे? सैनिक नौकरशाह, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की क्या होती थी? जिम्मेदारी होती थी। एक तरह से आप लोग इनको आईपीएस समझिए या पुलिस वाले समझिए। ठीक है ना, तो ये उस समय के एक तरह से आईपीएस, ठीक है, आप लोग इंस्पेक्टर समझ सकते हैं, एसएचओ समझ सकते हैं। सैनिक नौकरशाही तंत्र होते थे ये लोग, है ना, सैनिक होते थे। तो इस तरह के सवाल आप लोगों से जो है सीयूटी पूछ रहा है। नेचर हर साल बदलता जा रहा है, आप लोग को एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अमील गुजर कौन होते थे दोस्तों? जो लेन देन करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब यहां पर कुछ बहुत बड़े चिंतक हैं, हर देश से एक चिंतक हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों से मिलान में सवाल पूछ ले, जैसे कि चीन में थेमिंग, उसके बाद में ईरान में सफावी और ओटोमन तुर्की में। तो इस तरह से आप लोग को जो है ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या जरूरी चीज़ है आप लोगों के एग्जाम में। तो देखिए, आईन अकबरी मैंने आप लोग को बता दिया कि भी अबुल फजल ने लिखी थी। अब यहाँ पर देखिए, एक सवाल पूछा गया था कि भाई अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा जो बुक है किसने लिखी थी? तो भाई अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल ने आईन अकबरी भी लिखी थी और अकबरनामा भी लिखा था। ठीक है, और अकबरनामा को कितनी जिल्दों में रचा गया था? तो अकबरनामा को 3 जिल्दों में रचा गया था। ठीक है ना, और तीसरी जिल्द ही क्या है? आईन अकबरी है। ठीक है, तो ये सवाल भी आप लोग के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। एक सवाल यहां पर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि भाई अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? भैया हु ट्रांसलेटेड अकबरनामा इनटू इंग्लिश? तो किसने, किस अंग्रेज ने जो है इसको अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट किया था? तो भैया इसको किया था हेनरी बेवरिज ने। ये सवाल सीयूटी के अंदर पूछा गया दोस्तों। ठीक है ना, तो हेनरी बेवरिज ने जो है ये ट्रांसलेट किया था। तो ये सवाल भी जो है आप लोग के एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सवाल जो है ना, ये हर साल पूछे जाने वाले सवाल हैं। ये जरूरी नहीं कि मतलब इस साल पूछ दिए गए तो अगले साल नहीं पूछेंगे। तो हो सकता है कि 2025 में ये सवाल पूछ दिया जाए कि भाई आईन अकबरी किसने लिखा था या अकबरनामा किसने लिखा था। कई सवाल जो है रिपीट भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के सवाल थे। और देखिए, और आप लोग देख सकते हैं, अगला सवाल आप लोग देखिए, ये यहां से पूछा गया है कि भैया किसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो देखिए, हुमायूं का शासनकाल था 1530 से लेके 1540। ठीक है, और 1526 के अंदर जो था बाबर का शासनकाल था। मैंने आप लोग को बताया था कि भैया दिल्ली के सुल्तान उस समय थे इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा करके बाबर पहला मुगल बादशाह बना, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। बाबर के बाद उसका बेटा राजगद्दी पे बैठा जिसका नाम था हुमायूं। ये 1530 से लेके 1540 में बैठा। उसके बाद में भैया शेरशाह से हार का हुमायूं सफावी दरबार में, उसके बाद में जो है हुमायूं को हरा करके शेरशाह जो है शासक बन जाता है। फिर 1526 यानी पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है अकबर राजगद्दी पे बैठता है। फिर अकबर के बाद जहांगीर राजगद्दी पे बैठता है। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां राजगद्दी पे बैठता है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों से जो सीयूटी ने सवाल पूछा था, सीयूटी ने आप लोगों से यहीं से सवाल पूछा था। एक तरफ राजा दे दिया है और एक तरफ उनका कब उन्होंने शासन किया था। तो देखिए आप लोग को मिलान करना है। तो भैया अकबर सबसे पहले शासक किसने किया था? हुमायूं ने किया था 1530 के अंदर। उसके बाद में राजा कौन बना दोस्तों? उसके बाद में राजा बना अकबर। अकबर ने कब शासन किया? 1556। उसके बाद में राजा कौन बना? उसके बाद में राजा बना आपका जहांगीर। इसने शासन कब किया दोस्तों? इसने शासन किया आपका
1605। और सबसे आखिरी में राजा कौन बना था? शाहजहां। कब? 1628 में। तो इस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछे गए थे। तो काल रेखा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से भी आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो ये तमाम चीजें आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि ये सवाल पूछ सकता है कि भैया 1761, भैया अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको हराया था? मराठाओं को हराया था। ठीक है। भारत में नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 में हुआ था। औरंगजेब का शासनकाल, औरंगजेब वैसे भी इस समय बहुत चर्चा में चल रहा, तो हो सकता है कि आप लोगों से औरंगजेब से सवाल पूछ लिया जाए। अकबर का शासनकाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तमाम सवाल आप लोगों से यहाँ से भी बनते हैं, लेकिन बच्चा इसको क्या कर देता है? छोड़ देता है। उसको लगता है कि भैया टॉप 200 एमसीक्यूज लगा करके उसका जो है सीयूटी निकल जाएगा, तो वो गलत है, वो फेल हो जाएगा। जब तक वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा, तब तक वो इन फैक्ट्स को नहीं देखेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेगा, एनालिसिस नहीं करेगा, तब तक उसका सीयूटी नहीं निकलने वाला है, तब तक वो लप्पा ही मारता रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग को पढ़नी है, और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए। आप लोग अगर मेरी वीडियो देखोगे ना, तो मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आधे घंटे के अंदर ही आप लोग का जो है काम की बात कर दूँ, क्योंकि मुझे आप लोग की टाइम की अहमियत पता है। जब मैं भी था तो हम भी बहुत बड़े परेशान रहते थे, तो इसलिए जो है मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर आप लोग अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो आप लोग पढ़ोगे, जो नहीं चाहते वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को जो वीडियो समझ में आ रही होगी। मैं जो चीज़ें आप लोग को समझाने का जो पॉइंट प्रूफ करना चाहता हूँ, मैं पॉइंट प्रूफ कर पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग कुछ चेंजेस चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर वो परिवर्तन लाना चाहूँगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखिए एंड तक, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा मैं, वो एमसीक्यूज की बनाऊंगा। उसके अंदर मैं जो है इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स को जो है एमसीक्यू में बना करके मैं आप लोगों से जो है एक तरह से सवाल पूछूंगा, आप लोग को जवाब देना है। और उसमें जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल किए इस चैप्टर के, ठीक है, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग ध्यान रखिए, रिवीजन कर